कहानी की शुरुआत होती है एक मैदान जंग से, जहां हमें पुरानी जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहां ताइज़ोंग के सिपाही अनसी किले को फतेह करना चाहते हैं। और इन सब का लीडर चीन का एम्परर ताइज़ोंग है, क्योंकि अपने ही पड़ोसी मुल्क कोरिया के गोगोरिया सल्तनत पर हमला कर देता है। ताइज़ोंग अपने टाइम का सबसे बड़ा खतरनाक खिलाड़ी था। वहीं दूसरी तरफ कोरिया के गोगोरिया सल्तनत का जनरल योन उससे बिना डरे डटकर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। और उसके करीब 1.5 लाख सिपाही अपने हथियार लेकर ताइज़ोंग के सिपाहियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस जंग में भले ही ताइज़ोंग इनका लीडर था, लेकिन वो दूर से ही इस जंग को हारा हुआ देखता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे सिपाही दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाएंगे और जीत उसी की होगी। लेकिन कोरिया के भी सिपाही कुछ कम नहीं थे। इसी बीच चीनी सिपाही अपने छुपे हुए दुश्मनों को सामने ले आते हैं, जो पीछे से कोरिया सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे ही मुश्किल वक्त में कोरिया सिपाहियों के पास पीछे हटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसी बीच हमें एक नया लड़का दिखाया जाता है, जिसका नाम था समूल। ये अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपने भाई को कंधों पर डालकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं ताइज़ोंग को, जो कि अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा था। और उसी बीच उसके कुछ सिपाही एक कोरिया लड़की को उनके सामने पेश करते हैं। इस लड़की को उन्होंने बंदी बना लिया था। ये लड़की फ्यूचर देख सकती थी, यानी आने वाला वक्त देख सकती थी। ये लड़की चीनी लोगों को गुगोरिया के तीर को छूने से मना करती है, जो कि ये तीर महाराजा चाइमोंग का था। और ताइज़ोंग फिर से अपने प्लान को लेकर बातें करना शुरू कर देता है। ये कहता है कि हमें गुगोरिया सल्तनत को अपने कब्जे में करने से पहले अनसी किले को फतह करना होगा, क्योंकि ये किला गुगोरिया सल्तनत का एक अहम हिस्सा था। और ताइज़ोंग ये बात अच्छे से जानता था कि गुगोरिया के जनरल और अनसी किले के कमांडर, इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। इसीलिए वो सोचता है कि अनसी किले को फतह करना काफ़ी आसान होगा और फिर उसे जीतने के बाद आसानी से गुगोरिया सल्तनत तक पहुंच जाएगा। ये बात गुगोरिया के जनरल योन को पता चल जाती है कि ताइज़ोंग का अगला टारगेट अनसी किला है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता, बल्कि इस किले के कमांडर को मारने का प्लान बनाता है। और समूल को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम कमांडर योन को मारोगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत वफादार हो और बहुत बहादुर भी हो। और फिर उसे एक तलवार देता है। ये सुनकर समूल भी वादा करता है कि ये मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। अगले दिन समूल अपने साथियों के साथ रास्ते में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गाड़ियाँ खड्डे में फंसी हुई थी, जिन्हें निकालने में समूल इन लोगों की मदद करता है और अनसी किले के बारे में पूछता है। इस पर एक आदमी कहता है कि मैं कमांडर योन हूँ। योन का साथी कहता है कि मैंने सुना है कि ताइज़ोंग ने अपने कुछ जासूस भेजे हैं, जो कि हम लोगों की लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये सब सुनकर समूल के सिपाही अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं और समूल को अपने साथ ये लोग बंदी बनाकर ले जाते हैं। योन समूल से कहता है कि योन के आदमी मुझे गद्दार मानते हैं और तुम मेरे ही किले में आ गए हो। इस पर समूल कहता है कि दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, मैं इसे चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन अनसी किला मेरा घर है। इतने में एक आदमी आता है और समूल को बताता है कि तुम उस कबीले के आखिरी सरदार बचे हो। जब समूल अकेला होता है तो वो अपनी तलवार निकाल कर देखने लगता है, जिससे उसे योन को मारना था। योन का पीछा करते हुए समूल छुपकर उस घर में देखता है कि योन एक गरीब से घर में एक बच्चे को गोद में लेकर उसका नाम रख रहा था। इस पर यह औरत भी उसे थैंक यू बोलती है। ये सब देखकर समूल को एहसास होता है कि योन अपने लोगों का काफी ध्यान रखता है और लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन योन को कुछ लोगों के साथ मिलकर रस्सी खींचते हुए दिखाया जाता है और तभी कुछ देर में सायरन बजने लगता है और ये लोग सब वहां जाकर देखते हैं कि यहाँ कुछ सिपाही होते हैं जो कि उनकी जमीन पर होते हैं, ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सके। ये देखकर योन कहता है कि जरूर ताइज़ोंग भी हमारे पास ही होगा, जल्द ही हमारे किले पर हमला होने वाला है। इसलिए योन सबको जंग की तैयारी करने के लिए कहता है। जंग में उतरने से पहले योन समूल के हाथ में अपना चाकू देता है, तुम मेरे दाढ़ी के बाल काट दो। फिर समूल सोचता है कि योन को मारने का इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं होगा, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। समूल के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे देखकर योन समझ जाता है कि समूल यहाँ मुझे मारने को आया है। योंग समूल से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा मौका और मिलेगा। और ये सब जंग के लिए निकल जाते हैं। सामने ताइज़ोंग की सेना भी इनका मुकाबला करने के लिए आ जाती है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी।
ये सब देखकर योंग अपने साथियों को हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि तुम अगर किले को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। और फिर जंग शुरू हो जाती है, जहां चीनी सिपाही किले की दीवारों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। किले की दीवार काफी मजबूती से बनी हुई थी, इसीलिए ये कड़ी मेहनत के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाते। इसीलिए ये लोग उनसे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन चीनी सिपाहियों को रोकने के लिए अंसी के सिपाही तीरंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी सिपाही मारे जाते हैं। ये सब देखकर चीनी सेना बड़ी सी लकड़ी की मदद से किले का बड़ा सा दरवाजा तोड़ देती है और अंदर चीनी सेना घुस जाती है। लेकिन अंदर पहुंचते ही ये चीनी सेना अंसी किले के सिपाहियों के जालों में फंस जाती है। अंसी के लोगों का जाल ये पहले से ही बिछाया हुआ था, जिसमें तायदोंग के सिपाही बहुत सारे मारे जाते हैं। जब तायदोंग को उस बात का पता चलता है तो अपने बचे हुए सिपाहियों को पीछे हटने का कहता है। इस खुशी में अंसी के लोग रात को सेलिब्रेट करते हैं। इस रात समूल भी अपना वादा पूरा करने के लिए योन के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार योंग की गर्दन पर रख देता है और पूछता है कि तुमने गुगोरिया के जंगलों की बात क्यों नहीं मानी। इस पर योंग कहता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अंसी किले को बचाऊं। अगर मैं ज्यादा सिपाही वहां भेज देता तो फिर किले को बचाना मुश्किल हो जाता और गोगुरियो सल्तनत के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं था। रात को फिर से खतरे का सायरन बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि तायदोंग की सेना ने इन पर चढ़ाई कर दी थी तायदोंग के सिपाहियों ने इन पर चढ़ाई कर दी थी। ये चीनी सेना किले के पास में ही टावर बनाती है और फिर तारों से हमला करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर योंग अपने सिपाहियों को मिट्टी के तेल के गोले बनाने का हुक्म देता है, जिनसे योंग चीनी सिपाहियों के साथ साथ उनके टावर को भी जला देता है। लेकिन इन सब में योंग बहुत जख्मी हो जाता है और इसी का ही फायदा उठाते हुए जैसे ही चीनी सिपाही इस पर हमला करते हैं, वैसे ही समूल बीच में आकर योंग को बचा देता है। और फिर 4 दिन के बाद योंग को होश आता है और जब उसे पता चलता है कि समूल जो उसकी जान लेने आया था उसी ने ही उसकी जान बचाई है, तो वो बड़ा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ तायदोंग बहुत गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसने बहुत सी जंगें जीती थी, लेकिन इस किले को फतह करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए तायदोंग उस कोरियन लड़की को बुलाता है जो फ्यूचर देख सकती थी और उसके जरिए योंग के पास एक मैसेज भेजता है कि वो आखिरी हमला करने से पहले चाहता है कि तुम सरेंडर कर दो। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि तायदोंग अंसी किले के पास में ही एक मिट्टी का किला बना रहा था, ताकि वो बराबरी से अंसी किले पर हमला कर सके। और ये काम जल्दी ही शुरू हो जाता है। यहाँ एंट्री होती है अंसी के सिपाही की, जिसका नाम था पासो। वो कहता है कि मैं इस किले को बनने से पहले तायदोंग को मार दूंगा और परमिशन लेके रात में ही तायदोंग के सिपाहियों की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने इनकी हमला करने की खबर तायदोंग को पहले से ही दे दी थी, इसलिए ये सब मारे जाते हैं। लेकिन पासो बनने से पहले कमांडर योंग के पास चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काम चीनी लड़की का किया हुआ था, जिसने पासो की आने की खबर तायदोंग को दे दी थी। ये लड़की कहती है कि अंसी के पास खुद को तायदोंग के हवाले करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारा फ्यूचर देखकर बता सकती हूँ कि बुरा वक्त आने वाला है। ये सब सुनकर समूल उसका गला काटकर मार देता है। पासो की महबूबा और योंग की बहन पासो की मौत का बदला लेने के लिए खुद तायदोंग को मारने के लिए चली जाती है। बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार उसके बीच चीनी सेना उसे मार देती है। पासो के साथ ही दफना दिया जाता है। ये सब देखकर समूल योंग से मदद मांगने के लिए खुद को गुगोरिया के पास जाने को कहता है और योंग की इजाजत से वो गुगोरिया सल्तनत में जाकर और उसे कहता है कि योंग गद्दार नहीं है, बल्कि वो आज भी अंसी किले को बचा रहा है और बहादुरी से बचा रहा है। इधर योंग बाहर बच्चों को मिट्टी से खेलता हुआ देखता है, तो वो प्लान बनाता है कि वो बनने वाले मिट्टी के किले को गिरा देगा और इसी बात को सभी लोकल लोगों के पास शेयर करता है, जिस पर ये लोग कहते हैं कि इसीलिए हम किले के नीचे एक गुफा खोदेंगे ताकि किले को आसानी से गिराया जा सके। साथ ही योंग से कहता है कि जब तक हम गुफा का काम पूरा ना कर ले तब तक आप उन्हें किला बनाने दीजिए। और कुछ दिन बाद गुफा का काम पूरा हो जाता है और अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि जब चीनी सिपाही किले में होंगे तब वो लोग गुफा में मौजूद खंभों में आग लगाकर उसे गिरा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से बारिश हो जाती है और गुफा में पानी भर जाता है, इसीलिए ये लकड़ी के खंभे गीले होने की वजह से जल नहीं पाते। ये देखकर लोग फैसला करते हैं कि वो उन खंभों को कुल्हाड़ी से काटेंगे और ये लोग खंभों को काट देते हैं और खुद मिट्टी में दबोल के भर जाते हैं। और वहीं किले में चीनी सैनिक भी मारे जाते हैं और किला मिट्टी में मिल जाता है। ये मौका देखते ही योंग और उसके सिपाही चीनी सेना पर हमला कर देते हैं।
योंग कहता है कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, और दिन रात ये लड़ाई होती रहती है। और उसी बीच योंग अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ मेरे लिए वो स्पेशल तीर ले आओ, और उस तीर से तायदोंग की तरफ निशाना लगाता है, और ये निशाना सीधा लगता है तायदोंग की आंख में, जिससे तायदोंग पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन तायदोंग की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इधर समूल भी गोगरिया सल्तनत के साथ यहाँ योंग की मदद के लिए आ जाता है, और ये सब मिलकर चीनी सिपाहियों को मार देते हैं। ये सब देखकर तायदोंग के काफी सिपाही मारे जाते हैं, और आखिर में तायदोंग भी हार मान लेता है, और अंसी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बीच समूल और योंग भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और थोड़े टाइम बाद तायदोंग ठीक हो जाता है। लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है, और अंसी का किला और अंसी के लोग आज़ादी से रहते हैं। और यहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है। तो अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।